नो सॉल्यूशन की बात करें तो पहले दो रेशो तो होते हैं बराबर, लेकिन तीसरा रेशो बराबर नहीं होता, होता है नो सॉल्यूशन। और थर्ड होता है यूनिक सॉल्यूशन। लिख लेंगे A1/A2 का रेशो कभी भी B1/B2 के रेशो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों केसेस को चेक करते हैं। जैसे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसके क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में हाल ही में आए हैं। अगर आप बात करें रेलवे एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स की भी, तो जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, इन तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसकी बात करेंगे आज की क्लास में, क्या टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से आए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करें आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों आज बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन, आरआरबी या एसएससी की किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। पहले ये बहुत कम आया करता था, लेकिन अब ये आने लगा है। हाल ही के एसएससी सीजीएल के हर एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो दोस्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। कोई भी लाइन, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं ax+by=c। इसमें आप देख सकते हो ये जो x और y है ये होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये a और b ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये c भी क्या है? कांस्टेंट है। c मतलब एक फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखो x की जो पावर है वो 1 है और y की पावर भी क्या है? 1 है। तो दोस्त x और y इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना। और यहाँ पे आप देखो ये इनकी पावर क्या है? 1। तो ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे आपके वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, उस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इनकी पावर कितनी है? 1। अगर इनकी पावर 2 हो जाती है तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने इस तरह से नंबर्स देखे हैं, x² - x - 6। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है और ये एक ही वेरिएबल है, देखो x, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी पावर क्या है? 1। और इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वेट हो रहा है, देखो इक्वल टू लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो x और y की पावर है, x और y की पावर है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको लीनियर बोलेंगे। इक्वेशन मतलब वहाँ पे इक्वल टू का साइन जो है वो यूज़ होना चाहिए। साथ में अब टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए x और y दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे आज हम कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि x और y की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये x है, इसकी वैल्यू, y की वैल्यू, है ना, या a और b इनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। तो इसी की बात करेंगे आज की क्लास में। देखो, तो देखो अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की, अगर दो इक्वेशन हैं तो इस फॉर्म की होंगी ना, a1x + b1y। आपको पता चल गया ax + by = c। ये एक लीनियर इक्वेशन होती है हमारी लाइन की, ठीक है। कोई भी लाइन जो है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखो, मान लो आपने कहा कि आपने अपने मन से एक इक्वेशन लिख दी 2x + 3y = 12। अब क्या होगा यहाँ पे? आपको याद होगा हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करते थे। अगर आप x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, है ना, माइनस ये 0/3। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू आप रखते हो यहाँ पे, लेट्स से आपने कहा x की वैल्यू रख देते हैं 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? 2 × 2 = 4, तो ये आएगा आपके पास 12 - 4 8, तो 8/3 यानी कि 2.66 ये वैल्यू आएगी। तो आपको याद होगा कि हम इस तरह से x और y की वैल्यू निकालते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि हर एक x की वैल्यू पे एक y की वैल्यू आएगी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं सोल्यूशन। ये x और y क्या है? सोल्यूशन। ये क्या है? सोल्यूशन। ये इस लाइन के सोल्यूशन आ गए, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट भी करते थे, आपको याद होगा। तो ये आपकी लाइन होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव y एक्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव x एक्स। इसको हम प्लॉट करते थे, x 0, y कितना है? 4, तो ये y यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट आ गया।
x0 y4 ऐसे करके। ऐसे ही x2 आ गया तो x इधर चलेंगे 1 2 पॉजिटिव x है, और y2.66 तो ये कहीं यहाँ पे, तो ये आगे। तो देखो ये एक लाइन बन गई है ऐसे करके, तो इस लाइन की इक्वेशन बनी है ना, तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, जैसे कि एक फॉर्म है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो अब इनके सॉल्यूशन तीन तरह के होंगे। सबसे पहले होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे अनंत सॉल्यूशन। अनंत सॉल्यूशन के केस में क्या याद रखना है कि ये जो रेशो है ना, ये रेशो देख रहे हो a1 और ये a2, इसके बाद ये b1 और ये b2, इसके बाद ये c1 और ये c2, ये सब बराबर होंगे। क्या होगा, इनके रेशो बराबर होंगे। तो बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने एक लाइन लिखी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, फिर आपने एक और लाइन लिखी 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, तो क्या हुआ कि इन दोनों लाइन में क्या चीज़ कॉमन है। आप देखो भाई, इसका डबल ये लाइन होगी, अगर इसमें 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू 2। तो बेसिकली इस लाइन का डबल ही तो ये हुआ। इसका मतलब इनका जो रेशियो है 2/4 ये बराबर है। ऐसे ये 3/6 ये भी बराबर है, और 6/12 ये भी बराबर है। मतलब ये सब क्या है, हाफ हो गए। तो रेशियो हाफ हो गया, बेसिकली वो लाइन हमने डबल कर ली। तो ये इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आपकी ये रेशियो सेम होनी चाहिए, और इसका लॉजिक ये है कि वो एक ही लाइन होती है। अब देखो ये लाइन बनाओगे या ये लाइन बनाओगे, पॉइंट तो एक ही है। अगर आप x0 करते हो, तो मान लीजिए लाइन है ये प्लस y ये प्लस x। अगर x0 करोगे तो y2 आ जाएगा, तो x0 y2, तो ये आ गया आपका पॉइंट 0,2। ऐसे ही अगर y0 करोगे तो x3 आ जाएगा, तो x3 है तो 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3,0। तो देखो ये पॉइंट आ गया, यानी कि लाइन ये बन गई ऐसे वाली। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब अगर इसका बनाओगे 4x, तो यहाँ पे भी x0 करो, देखो x0 करोगे तो y2 आ जाएगा, यानी यही पॉइंट आ रहा है। y0 करोगे तो x3 आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है। यानी कि ये दोनों लाइन एक्चुअली में सेम है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। मतलब ये लाइन इसके ऐसे ऊपर, ये सेम ही लाइन है, इस तरह से ये सेम ही लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेम ही लाइन होती है, इसी करके इनका रेशो सेम रहता है। इसके लिए खास कंडीशन होती है, देखो a1 b1 c1 ये सब आपके क्या होने चाहिए, ये सब रियल नंबर होने चाहिए। साथ में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, और जनरली होता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको आता है। तो आपने बस ये रूल ज़्यादातर ध्यान रखना है, इसको चेक करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस b1 नॉट इक्वल टू 0, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और ये सब रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट किया जा सके। चलो क्वेश्चन देखते हैं इनफाइनाइट के। तो यहाँ देखो, कहता है अगर दो स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करें, यानी कि एक के ऊपर एक रहे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे होंगे। तो आपको पता है कि जब दो लाइन एक के ऊपर एक रहती है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। मतलब वो एक ही लाइन मानी जाती है, और उनके सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं। देखो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भी लाइन्स कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर एक आएगी, तो हमेशा उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ये नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। इसकी भी आगे बात करेंगे। यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि ये लाइन है, इनका सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पे वो मिल रही है, इसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट। ठीक है, फाइनाइट मतलब कि कुछ फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे तो आपके कोई फिक्स पॉइंट नहीं है ना, आपके कितने भी पॉइंट आप ले सकते हो, वो सारे के सारे आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है किस वैल्यू की के पे इस सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो आपने लाइन देखी, आपने देखा यहाँ x के आगे 1 है, यहाँ 2 है, और ये इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म है ना। अब c को हम इधर ले आए तो माइनस सी हो गया। अब आपको पता है इनफाइनाइट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि a1 बाई a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 बाई b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 बाई c2। लेकिन इसके लिए यहाँ होना चाहिए, तो इसको यहाँ ले आओ तो ये 8 हो जाएगा, इसको यहाँ ले आओ तो ये 16 हो जाएगा। अब आप देखो ये 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ये है आपके पास में, देखो ये b1 है आपका 2k, और ये है आपका माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। तो अब ये इक्वल है आपका 8/16 के। तो किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1/2 चल रहा है, तो ये सेम ही हो गया, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा
4k की वैल्यू -1, तो भाई k की वैल्यू हो जाएगी -1/4। तो सीधा सीधा आंसर है, रेशियो को इक्वेट करना है इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए। सीजीएल प्री का क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, कहता है k की किस वैल्यू पे इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब ये लाइन जो है कोइंसाइड करनी चाहिए। तो देखो अगेन 4 यानी कि a1, यहाँ पे है 5, ये रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे है 12, ये बराबर है रेशियो 12, और यहाँ पे है k, ये बराबर होने चाहिए। अब हमें तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इधर जाएगा तो ये माइनस का 36 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 45, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से सॉल्व इजीली हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12, तो 5 3 15, तो दोस्त k की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू 15 आ गई, आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। a और b की वैल्यूज़ बताइए अगर इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 3x + y = 3, तो ये तो इसी फॉर्म में a1x + b1y = c1। यहाँ पे दूसरी जो फॉर्म है थोड़ी सी डिफरेंट तरह से दी हुई है, a - bx + a + b × y = 3a + b - 3, ठीक है। तो आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेट करते हैं रेशियोज़ को। तो यहाँ पे रेशियो देखो, ये a1 है, ये पूरा लिखो a1/a2, यहाँ पे ये 1 है तो 1 भाई b1/b2, ठीक है। और तीसरे को भी इक्वेट कर सकते हो। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे आएगा ये 3 टाइम्स a - b = a + b = a - b। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3a + 3b = a - b। इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा 2a, 3a में से a चला गया, और 3b + b तो 4b = 0। तो 2a की वैल्यू आ गई -4b। तो यहाँ से आप देख सकते हो a की वैल्यू आ गई -2b, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -2b। दो इक्वेशन बनेंगी ना, हमें दो वेरिएबल चाहिए, तो अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 3 टाइम्स a + 3 टाइम्स b, और इधर से 3 टाइम्स a + b - 3। तो 3a से 3a चला गया, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, तो ये इधर चला जाएगा, तो 2b की वैल्यू आ गई -3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। कौन से ऑप्शन में b की वैल्यू -3/2 है? तो देखो ये नहीं है, ये -2/3 है, ये भी नहीं है, ये दोनों में से कोई हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो b आ गया, तो a आपको पता है क्या है, a है -2 टाइम्स -b, तो ये आएगा आपके पास, कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो दोस्त a की वैल्यू आ गई +3, b की आ गई -3/2, यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये आपको दो इक्वेशन इसमें सॉल्व भी करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इन इक्वेशंस में a और b की वैल्यू बताइए अगर ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देंगे, यानी आपको रेशियो चेक करना है। तो देखिए a1/a2 ये हो गया आपके पास में 3 = b1/b2, तो ये हो गया आपके पास में b, ये हो गया आपके पास -5 और +2a, ये अंदर चला जाएगा माइनस, और इक्वल होना चाहिए आपके 2/6 के, यानी कि 1/3 के, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे फर्स्ट को थर्ड से, तो a/3 सीधा इक्वल है 1/3 के, 3 से 3 चला गया तो a की वैल्यू 1 आ गई। कौन से ऑप्शन में a की वैल्यू 1 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास b/-5 + 2a, a 1 है तो 2 × 1 2 हो गया, और ये है 1/3 के इक्वल। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b/-3 = 1/3, तो 3 से 3 चला गया, -1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्त b की वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, कौन सा ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a और b की वैल्यू बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखो अगेन 2/a1/a2 2/8 बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो b1/b2 के, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, और a/12 के,
तो इनको क्रॉस करो, b की वैल्यू आ गई, तो 2b इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू आ गई दोस्त 4। अब इसने बोला है सम ऑफ a प्लस बी, ठीक है, तो दोनों का सम बताना है। यहाँ से इक्वेट करोगे तो यहाँ से, या इन दोनों को कर लो, यहाँ से आ जाएगी a की वैल्यू, तो यह आएगा 8 टाइम्स a इक्वल टू 8, हम इन दोनों को कर रहे हो, इसको और इसको, इन दोनों को, तो 8 इंटू ए 8a और 12 टू ज़ा 24, तो a की वैल्यू आ गई दोस्त 3। तो a आ गया 3 और b आ गया 4, तो a प्लस बी कितना हो गया, 4 प्लस 3 7, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड टाइप में, इसमें हम सीखेंगे नो सॉल्यूशन कब होता है। तो इक्वेशन की फॉर्म सेम है, आपको बताना है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का रेशियो बस ध्यान रखना है, इसमें पहले दोनों रेशियो सेम होंगे, तीसरा कभी भी सेम नहीं होगा। बना के देखते हैं, समझते हैं क्या केस है। जैसे मान लो आपने बनाया 2x प्लस 3y इक्वल टू, मान लीजिए आपने बनाया 12, ठीक है। इसके बाद आपने बनाया यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल टू, यहाँ पे 16 आपने बनाया मान लीजिए। तो क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी? तो ये बेसिकली ग्राफ से आप पता करते हो, बट हम यहाँ पे ग्राफ का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो पहले हम इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लो ये हमने x को 0 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 4। अगर हम x को यहाँ पे रख दें 1, या चलो x को 1 नहीं रखते, अब हम रखते हैं y को 0, तो y को 0 रखते हैं, इस इक्वेशन की बात हो रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। और ये 2 पॉइंट आ गए, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन बन जाती है। अगर यहाँ पे रखेंगे, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर x को लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 16/6 मतलब 8/3, तो 2.66। ऐसे ही अगर y को 0 कर लो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y को 0 कर लो तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो भाई ये दोनों इक्वेशंस हमारी आ गई। अब लाइन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट का लाइन हम बनाते हैं x0 y6, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, पॉजिटिव y और पॉजिटिव x। तो यही दो कोऑर्डिनेट लेने हैं हमने, यहाँ होता है -x और यहाँ पे -y। तो पहला है x0 y4, तो x0 y4 1 2 3 4, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसके बाद है x6 y0, तो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये लाइन बन गई आपकी इस तरह से। तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। ये पॉइंट है आपका यहाँ पे 6,0 और यहाँ पे है 0,4, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन देखो। दूसरी इक्वेशन है x0 y 2.66, तो ये कहीं यहाँ रहेगा, y 2 पॉइंट कुछ है, और x4 है y 0 है, तो x कहीं यहाँ रहेगा। तो देखो ये लाइनें जो है ना थोड़ी डिफरेंट जा रही हैं, ठीक है। ये लाइन ऐसे जाएंगी पैरेलल, देख रहे हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो सेम है। वो क्या है, सेम है। पिछली बार तो क्या था, वो सेम ही लाइन थी, तो एक के ऊपर एक आ रही थी, तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे थे एक ही लाइन में। एक लाइन में तो आप कितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, तो एक लाइन में तो आप कितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर पैरेलल हैं तो फिर ये कभी भी नहीं मिलेंगी। इस करके दोस्त इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लिख लो कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। जैसे आपने लिखा था पिछले में कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो आपने देखा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारा जो क्वेश्चन भी था वो कोइंसाइड करती थी, लाइन एक के ऊपर एक रहती थी। तो ध्यान रखेंगे जब भी लाइन एक के ऊपर एक रहेंगी तो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी लाइन एक के ऊपर एक रहेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल रहेंगी तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, आपका नो सॉल्यूशन होगा, वो कभी नहीं मिलेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की, तो अब हम एग्जाम में तो ऐसे कर नहीं सकते कि इन दोनों का ग्राफ बना के देखें और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने शॉर्टकट बना लिया इनका रेशो। तो A1/A2 यानी कि 2/4, देखो ये 3/6 था, तो ये तो बराबर थे B1/B2, लेकिन ये वाला बराबर नहीं था। ये रेशो जो था ये डिफरेंट था, C1/C2। तो भाई ये रेशो बराबर नहीं था, ये था C1/C2 नॉट इक्वल टू। तो इसलिए ये इक्वेशन बनेगी नो सॉल्यूशन के लिए। पहले दो का रेशो सेम, तीसरे का कभी भी सेम नहीं होगा। तो लाइंस पैरेलल होंगी और इन आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगी, ये आपको नो सॉल्यूशन देंगी। कंडीशन सेम है, A B C जितने भी हैं रियल नंबर होने चाहिए,
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का सम ज़ीरो नहीं होना चाहिए और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का सम ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं नो सॉल्यूशन वाले। कहता है इनका नो सॉल्यूशन होना चाहिए, बताइए क्या वैल्यू होंगी ए और बी की। तो देखिए यहाँ पे 1x, तो यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे है ये पूरा a2, तो 1 माइनस ए इक्वल है आपका माइनस ए, यहाँ पे हो गया b1 अपॉन 6। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही ये नॉट इक्वल है, इसने बोला है नो सॉल्यूशन होने चाहिए, तो ये है दोस्त c1 2 माइनस ए और ये पूरा है c2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता है। तो फैक्टर्स बनाएंगे 6 के, तो ये फैक्टर्स बनेंगे 2 और 3, तो ये आएगा आपके पास -3 और +2। आपको पता है ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं। और इसके बाद ये इक्वल टू 0 है तो ये इधर चले जाएंगे, तो इनका साइन हो जाएगा चेंज। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -2। तो यहाँ से आपको, अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इनको 1 से डिवाइड करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 और साथ में ए की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ गई है तो रख देंगे। तो ए की वैल्यू अगर 3 है तो ये हो गया -3/6 और नॉट इक्वल टू, तो 2 माइनस ए है 3 और ए 3 है, 3 माइनस बी, तो ये आएगा आपका हाफ। इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस नॉट इक्वल टू, ये -1 हो गया, -1 इंटू 2 -2। तो दोस्त बी नॉट इक्वल टू आ गया -2 प्लस 3 के, तो ये आ गया आपके पास 1। तो बी 1 नहीं हो सकता और ए हो सकता है आपका यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपका केस हो गया। अब आपने जैसे ये निकाला तो आपने यहाँ पे देखा ऑप्शंस, तो यहाँ पे सिर्फ 3 और -3 दिया हुआ है, तो ए की -2 वैल्यू दी ही नहीं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ए 3 और बी नॉट इक्वल टू 1, देखो ए -3 तो नहीं है, ए 3 हो सकता है लेकिन बी नॉट इक्वल टू 1 है तो ये भी नहीं होगा। ए 3 बी नॉट इक्वल टू 1, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ए -2 दिया ही नहीं हुआ तो हम नहीं लेंगे, हमें ए की वैल्यू दी हुई है तो वही ले लेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलो, नो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू बताइए। तो देखो ये 2 है, 2 अपॉन यहाँ पे 1 है तो 1 इक्वल टू यहाँ पे b1 ये है 7 टाइम्स के और यहाँ पे है आपका ये 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पे। और ये नॉट इक्वल टू है आपका इसके, तो ये इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो के की वैल्यू पूछिए किसके इक्वल टू होगी, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 2 इक्वल टू 7k। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आएगी 2/7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट पता होना चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉर नो सॉल्यूशन। तो आंसर हो गया 2/7। आगे चलो, कहता है कौन सा सही है इनमें से, ये आपको बताना है। तो अब आपको इसको रेशो में लेना पड़ेगा। देखो इनका रेशो ले लो, तो 0.4 अपॉन 0.3। आपको पता है यूनिक सोल्यूशन में, आपको पता है नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट में ये पहले के दोनों रेशो तो इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.16 और यहाँ पे 0.12। ठीक है, अब जैसे आपने थर्ड देखा तो ये है 1.7 और ये है 3.4। तो देखो यहाँ रेशो आ रहा है 4:3 का, डेसिमल हट जाएगा। ये भी आप देखो 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा, लेकिन क्या यहाँ पे रेशो आ रहा है 4:3 का? नहीं, ये तो हाफ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला रेशो इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि कंडीशन ये वाली बन रही है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 उसके इक्वल नहीं है। उसका रेशो 1/2 आ रहा है, इन सब का रेशो 4/3 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा कि इसके अंदर आपके नो सोल्यूशन है। ठीक है, इन्फिनिट नहीं है, ठीक है, मैनी सोल्यूशन भी नहीं है। और यूनिक सोल्यूशन हम आगे बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिक सोल्यूशन में वैसे होता है कि a1/a2 ही इक्वल नहीं होते b1/b2 के। तो यहाँ तो आप देखो इक्वल हो रहे हैं, तो यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन यूनिक नहीं होंगे, तो ये भी नहीं है। इनफाइनाइट भी नहीं है, तीनों रेशियो सेम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ नो सोल्यूशन है, थर्ड रेशियो सेम नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी। कहता है नो सॉल्यूशन है, के की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे के लिखेंगे a1
और यहाँ पे है k/7। इसके बाद यहाँ पे है माइनस का 15 b1 और यहाँ पे है माइनस का 21। सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू चाहिए तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 5 ज़ा 3, 7 ज़ा 7, 7 चला गया, तो भाई k की सिंपल सी वैल्यू आ गई, दैट इज़ 5। इक्वल टू c लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल वाला पूछा ही नहीं है, तो आंसर हो गया इसमें आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट कहता है इक्वेशंस जो है वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल जैसे आया आप समझ गए कि हमें नो सॉल्यूशन वाला केस ढूंढना है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल तभी होंगी जब उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस ढूंढना है। तो देखो ये a1 कितना है 4, a2 कितना है k-2, b1 है आपका यहाँ पे k-2 और b2 क्या है, ये है 9 और नॉट इक्वल टू है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा -3 क्योंकि ax प्लस by इक्वल टू c होता है ना, तो ये इधर चला जाएगा और यहाँ ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये है। तो अब हमें k चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका k आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 9 4 ज़ा 36 और ये k-2 का स्क्वायर है, तो k स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 4k प्लस का 4 इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर माइनस 4k और ये इधर आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, 32 के दो फैक्टर जिसमें डिफरेंस आपका 4 का बने, तो 8 और 4 होते हैं, तो यहाँ -8 लेंगे, यहाँ +4 क्योंकि हमें -4 चाहिए। अब ये इक्वल टू 0 के जाते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है, तो +8 और -4 और यहाँ पे फिर कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करते हैं, तो k की वैल्यू आ गई +8 और आ गई -4। अब देखो यहाँ पे इसने कहा है जो k है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे तो ये नहीं ले सकते, तो k 8 ले लो, तो k स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 कितना हो गया 70। तो दोस्त आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। ठीक है, देखिए यहाँ कहता है रिलेशन बिटवीन k एंड k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, तो हमें वो केस ढूंढना है जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो हम वो केस यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको k1 मान लेते हैं फर्स्ट को और इसको मान लेते हैं k2, फिर वैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो तो फर्स्ट होगा k1 अपॉन यहाँ पे 4 है इक्वल टू, सारे रेशियो इक्वल होते हैं आपको पता है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे k2, ठीक है, और इक्वल टू जो ये है आपका c1 8 और यहाँ पे 16। तो रिलेशन देख लेते हैं, तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये तो हाफ हो गया, तो k1 की वैल्यू आ जाएगी k1/4 और इसको इक्वल टू हाफ, तो ये 2 से चला गया, तो दोस्त k1 की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो k2 की वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/k2 की वैल्यू 1/2, तो k2 की वैल्यू आ गई 6, तो k2 की वैल्यू 6 आ गई, k1 की वैल्यू 2 आ गई। कौन सा रिलेशन में फिट होंगे, देखो पहले ऑप्शन में रखो k2 इक्वल टू 3 टाइम्स k1, तो क्या ऐसा है, बिल्कुल देखो k2 6 है तो k1 अगर 2 है तो ये इक्वेट करेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपने देखना था। कहता है एक लीनियर इक्वेशन दे दी आपको 2 वेरिएबल की, और कौन सी लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएगी जिसमें नो सॉल्यूशन होंगे। तो नो सॉल्यूशन आपको पता है कि रेशियो जो होता है लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है, तो अब कह रहा है कि इसके साथ कौन सी इक्वेशन मिलके नो सॉल्यूशन बनाएगी, तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा। तो पहले आप इसको लिख लो 5x प्लस 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0। दूसरा अगर आपको पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब आपने ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके अंदर ये थर्ड वाला बराबर ना हो। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, या चलो आप यहाँ से देखो इन दोनों का रेशियो, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन ही देख लो तो ये आएगा 5x प्लस 7y और ये है माइनस का 16। तो अब ये इधर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे 5/5 का रेशियो तो 1 हो गया, 7/7 का रेशियो तो ठीक है 1 हो गया, 1:1, लेकिन ये 8/16 का रेशियो 1/2 है, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। बाकी आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर आपने सेकंड ऑप्शन ले लिया सपोज, अब इसमें तो बाई चांस फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक कर गया, अगर सेकंड ऑप्शन लेते तो 7x प्लस 5y और ये इक्वल टू 8 होता। तो यहाँ पे देखो ये आपका 8 है, ये 8 है, तो यहाँ पे C1/C2 आ रहा है 1:1, लेकिन ये आ रहा है 5/7 और इधर ये आ रहा है 7/5, यानी कि यही इक्वल नहीं है, और ये आ रहा है आपका 1/1। तो देखो कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये तो नहीं फॉलो करेगा। ऐसे ही इसको देखो 5x माइनस 7y, देखो थर्ड देखो, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है 5x प्लस 7y इक्वल टू 8, तो थर्ड देखो कहता है 5x माइनस 7y इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे रेशो इन दोनों का 1:1 हो गया, इन दोनों का रेशो 1/-1 हो गया, और इनका रेशो 1/1। तो ये तो देखो ये दोनों ही सेम नहीं आ रही, तो फिर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन अगर रखोगे तो ये है 10x प्लस 14y और ये हो जाएगा 16। यहाँ पे आपने रखा था 5x प्लस 7y इक्वल टू 8। रेशो देखो 5/10 का 1/2 है, 7/14 का भी 1/2 इक्वल है, लेकिन ये थर्ड भी इक्वल हो गया, 8/16 भी 1/2। तो ये तो आपका कौन सा केस हो गया, ये आपका इनफाइनाइट वाला केस हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, नो सोल्यूशन, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, जिसका नाम है यूनिक सोल्यूशन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, एक और ले लिया, मान लीजिए 5x प्लस 2y और इक्वल टू 10। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट को बनाया, तो यहाँ आपने x 0 लिया तो y कितना हो गया 4, और अगर y 0 लिया तो x हो गया 6। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन बनाए। सेकंड का देखते हैं, अगर x 0 लिया तो y दोस्त 5 हो जाएगा, और अगर y 0 लिया तो x हो जाएगा 2। अब इनको बना के देखते हैं, x 0 और y 4। तो देखो x 0 y 4, तो मान लीजिए ये y पॉजिटिव y पॉजिटिव x, तो x 0 y 4 यहाँ पे आ जाएगा, y 0 x 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन ऐस की अब ऐसे चली गई। नेक्स्ट x 0 y 5, तो ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ, और y 0 x 2, तो ये यहाँ। तो ये कुछ अलग लाइन है, वो ऐसे जा रही है, देख रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर ही मिल रही हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं दोस्त यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, अनोखा समाधान। मतलब ये सिर्फ एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, तो इनकी क्या खास बात है, ज़रा वो नोट कर लो आप लोग। तो देखो 2/5, यहाँ जो रेशो है A1/A2, ये है 3/2, ये इसके इक्वल दोस्त नहीं होना चाहिए। तो नोट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है, लॉजिक है आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि पहले दो रेशो इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी वो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आते हैं, इनके बारे में बताइए क्या है। तो देखो आपको पता है कि अब हमें तीनों केस पता चल गए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए ये सारे रेशो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नो सोल्यूशन की बात करें तो पहले दो रेशो तो होते हैं बराबर, लेकिन तीसरा रेशो बराबर नहीं होता, होता है नो सोल्यूशन। और थर्ड होता है यूनिक सोल्यूशन। लिख लेंगे A1/A2 का रेशो कभी भी B1/B2 के रेशो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों केसेस को चेक करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे देखो A1/A2 ये आ रहा है 3/2, ये आ रहा है 2/3, भाई ये इक्वल नहीं आ रहा। तो अगर यही इक्वल नहीं आ रहा तो कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में ही आप देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट केस ही इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन। कहता है के की वैल्यू बताइए यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो देखो आपको पता है यूनिक सोल्यूशन मतलब A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 यानी कि 6 और ये वाला K+4 B1/B2 के। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 टाइम्स K+16 नॉट इक्वल टू 36। तो 4K की वैल्यू आ गई
20 नॉट इक्वल टू, तो के की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 5, तो के 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशंस, सिस्टम्स सब समझ में आ गए। तो अगर आप को मज़ा आया तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए, और ये वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मैथ्स कोचिंग में। यहाँ पे आपको 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी और एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स, सीयूईटी प्लेसमेंट, और इसी के साथ सीसैट हो गया, इवन और मैनेजमेंट एग्जाम्स ऑल्सो हम कवर करते हैं। डिफेंस, तो इसमें आपको मिलेगा क्या, एफकैट, सीडीएस, ये सब हम आपको प्रिपेयर कराएंगे इनकी मैथ्स क्लासेस में। लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कोर्स की फ़ीस है 699। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।